46 साल कबल यानी 10 और 11 नवंबर 1974 की दरमियानी शब एक मार्क 2 कार लाहौर के इलाके शादमान कॉलोनी में घर के बाहर बनी पार्किंग से सड़क पर नमूदार हुई। इस गाड़ी में 4 लोग सवार थे जो शादमान कॉलोनी से मॉडल टाउन में वाक़ई अपने घर की जानिब जा रहे थे। रात के तकरीबन 12:30 बजे का वक्त हो चुका था और हर तरफ हू का आलम और अंधेरा छा चुका था। नौजवान अहमद रज़ा कसूरी इस कार को ड्राइव कर रहे थे, जबकि उनके बराबर की नशिस्त पर उनके वालिद यानी नवाब मोहम्मद अहमद खान कसूरी बैठे थे। उकबी नशिस्तों पर अहमद खान कसूरी की अहलिया और उनकी साली मौजूद थीं। जैसे ही गाड़ी शादमान कॉलोनी से कुछ फासले पर वाक़े शाह जमाल के राउंड अबाउट गोल चक्कर पर पहुंचती है तो इस पर 3 अतराफ से मुसल्लह हमलावर गोलियों की बौछार कर देते हैं। कार में सवार तमाम अफराद इस अचानक हमले गोलियों की घन गरज से सटपटा से जाते हैं। कई गोलियां गाड़ी को आकर लगती भी हैं। अहमद रज़ा कसूरी गाड़ी रोकने के बजाय सर नीचे करके इसे चलाते रहते हैं ताकि इन तमाम सवारियों को किसी महफूज जगह पर पहुंचाया जा सके। हमलावर चलती गाड़ी पर पीछे से गोलियां बरसाते रहते हैं, लेकिन गाड़ी आगे बढ़ जाती है। इसी असना में ड्राइवर के साथ फ्रंट सीट पर बैठे मोहम्मद अहमद खान कसूरी गाड़ी चलाने वाले अपने जवान बेटे के कंधे पर आन गिरते हैं। बेटे का हाथ अचानक बाप के जिस्म पर पड़ता है और खून से लाल हो जाता है। बाप के खून से आलूद हाथ देखकर बेटा गम से चिल्लाना शुरू कर देता है। मोहम्मद अहमद खान के सर में गोलियां लग चुकी थीं और वो अपने खून में लथपथ हो चुके थे। उकबी नशिस्त पर बैठी परेशान हाल माँ बेटे को तंबीह करती हैं कि वो अपने हवास पर काबू रखे और गाड़ी फ़ौरन गुलबर्ग में वाक़ यूनाइटेड क्रिश्चियन हॉस्पिटल लेकर चले। एफसी कॉलेज का पुल अबूर करके गाड़ी गुलबर्ग में वाक़ इस हॉस्पिटल में पहुंच जाती है, जिसके मुतल्लिक माँ ने ताकीद की थी। अस्पताल पहुंचकर नौजवान अहमद रज़ा कसूरी सबसे पहले फ़ोन अपने बड़े भाई को इस वाक़े की इतला देने के लिए करते हैं। दूसरा फ़ोन हॉस्पिटल के सर्जन डॉक्टर्स और उनको वहां पर बुलाने के लिए करते हैं, जबकि तीसरा फ़ोन उस वक्त के एसएसपी लाहौर असगर खान को करते हैं और सारे वकूए से आगाह करते हैं। इस वक्त तकरीबन रात के 12:45 बज चुके थे। थोड़ी देर बाद डॉक्टर्स भी आ जाते हैं और ऑपरेशन का काम भी शुरू कर दिया जाता है और इसी दौरान 300-400 पुलिस एहलकार ट्रकों में सवार नफरी भी हॉस्पिटल पहुंच जाती है। एसएसपी लाहौर, डीआईजी लाहौर सरदार मोहम्मद अब्दुल वकील खान और डिप्टी कमिश्नर लाहौर भी इतला मिलने पर फ़ौरन अस्पताल पहुंच जाते हैं। इस वक्त के एसएचओ थाना इशरा अब्दुल हाई नियाजी ने एफआईआर के लिए दरख्वास्त लिखना शुरू की। इब्तदाई मालूमात के इंतराज के बाद जब बात आपको किसी पर शक है यहाँ पर पहुँची तो अहमद रज़ा कसूरी ने उस वक्त के वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नाम लिया। उन्होंने एसएचओ से कहा कि दरअसल ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ही करवाया है जो इन्हें मरवाना चाहते हैं। ताहम वालिद साहब हादसाती तौर पर फायरिंग की जद में आकर ज़ख्मी हो चुके हैं। वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नाम सुनकर एसएचओ के हाथ से पेंसिल नीचे गिर गई और वो चौंक कर कहने लगे कि एफआईआर वज़ीर आज़म पर दर्ज करवानी है आपने? जवाब मिला, जी हाँ। कुछ देर बाद एसएसपी और डीआईजी भी दोनों वहाँ पर मौके पर पहुँच गए। कहने लगे कि आप अपने इर्द गिर्द देखें, जिसने नवाब साहब पर हमला किया हो शायद आपकी किसी पर नज़र पड़ जाए। आप सीधा वज़ीर आज़म का ही नाम ले रहे हैं। उन्होंने पुलिस को बताया कि वो अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ा चुके हैं, लेकिन कोई ऐसा भी शख्स नहीं मिला जो मेरे वालिद साहब पर हमला कर सकता हो, इसलिए एफआईआर का मतन वही होगा जो मैं बताऊंगा। और अगर पुलिस ने ऐसा करने में लैतो लाल से काम लिया तो वह कल सुबह हाई कोर्ट की मदद भी ले सकते हैं। अहमद रज़ा कसूरी के एक मामू जो कि फ़ौज में ब्रिगेडियर के पोस्ट पर थे अस्पताल पहुंच चुके थे। उसी टाइम पुलिस वालों ने उन्हें भी भेजा ताकि वो कसूरी साहब को समझाएं, लेकिन वो बाज़िद रहे कि उनके वालिद पर हमला भुट्टो नहीं करवाया है। तकरीबन सुबह के 3 बज चुके थे और अभी ये बातें चल रही थी कि डॉक्टर ने आकर अहमद रज़ा खान को बताया कि उनके वालिद अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो बताते हैं कि मैं ये सुनकर फट पड़ा और आपे से बाहर हो गया। पास ही एक डंडा पड़ा था जो मैंने उठाया और एसएसपी जो कि मेरे सामने यूनिफॉर्म में मौजूद था उसकी पीठ पर 3-4 डंडे दे मारे। उसके बाद डीआईजी को भी भागते हुए पीछे से एक लात मारी, वो भी गिरता हुआ पुलिस एहलकारों के पीछे जा छुपा। दोबारा बातचीत के बाद बिलाखिर पुलिस ने कह दिया कि वो दरख्वास्त लिखकर दे दें ताकि वो एफआईआर दर्ज कर सकें। तकरीबन रात के 3:20 हो चुके थे। अहमद रज़ा कसूरी ने अपने एक हमसाये की मदद से दरख्वास्त तहरीर की और ख़ुद पर हुए माजी के हमलों का जिक्र भी किया और अपने वालिद के कत्ल का इल्ज़ाम वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो पर लगाया। फिर बिलाखिर इसी साल फरवरी में जुल्फ़िकार अली भुट्टो को उन्हीं की पार्टी के एक एमएनए के वालिद के कत्ल की साजिश के इल्ज़ाम में एक मुकदमे में नामज़द कर दिया गया।
अगली सुबह यानी 11 नवंबर को पुलिस ने जय वकुआ का दौरा किया और गोलियों के 24 खाली खोल इकट्ठे किया और गोल चक्कर पर वाक़े एक घर की दीवार पर भी गोलियों के निशानात मिले। कार के मुआयने से भी पता चला कि इसकी ड्राइविंग सीट के पीछे भी कुछ गोलियां फंसी हुई थीं, जिससे अहमद रज़ा खान बाल बाल बच चुके थे। इस्तेमाल होने वाले असलहा का पता लगवाने के लिए जो गोलियों के खाली खोल थे उस वक्त के डायरेक्टर फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री लाहौर नादिर हुसैन आबदी के हवाले किए गए, जिन्होंने तज्जिए की खातिर वो खोल आर्मी के जनरल हेडक्वार्टर रावलपिंडी भिजवा दिए। जनरल हेडक्वार्टर्स ने तज्जिए के बाद बताया कि वो खोल 7 mm के हैं, जो कि चाइना के बने हुए हैं, जिन्हें LMG और SMG राइफल से भी चलाया जा सकता है। मार्च 1975 में तहरीक-ए-इस्तक़लाल पार्टी के चेयरमैन रिटायर्ड एयर मार्शल असगर खान पर लाहौर रेलवे स्टेशन पर होने वाले बम हमले की तहकीकात के दौरान FIA के डिप्टी डायरेक्टर अब्दुल खालिक को शक हुआ कि फेडरल सिक्योरिटी फोर्स ही नवाब मोहम्मद अहमद खान के कत्ल में मुलव्विस हो सकती है, और इसी शक की बुनियाद पर 24 और 25 जुलाई 1977 को यानी मार्शाल्लाह के ठीक 20 दिन बाद फेडरल सिक्योरिटी फोर्स के सब इंस्पेक्टर अरशद इकबाल और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर राना इफ्तिखार अहमद से इस केस के मुतालिक तफ्तीश होती है और दोनों को इस केस में गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। 26 जुलाई 1977 को मजिस्ट्रेट जुल्फ़िकार अली तूर के सामने ये दोनों एहलकार अपने जुर्म का एतराफ़ कर लेते हैं, जिसके बाद डायरेक्टर ऑपरेशंस और इंटेलिजेंस मियां मोहम्मद अब्बास और इंस्पेक्टर गुलाम मुस्तफ़ा को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और सब मजिस्ट्रेट के रूबरू अपने जुर्म का एतराफ़ भी कर लेते हैं। इंस्पेक्टर गुलाम हुसैन भी मुल्ज़मान में शामिल थे, लेकिन बाद में वो वादा माफ़ गवाह बन चुके थे। जिसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को भी इस केस में 3 सितंबर को गिरफ़्तार कर लिया गया था। भुट्टो की गिरफ़्तारी के 10 दिन बाद जस्टिस KMA समदानी ने भुट्टो को ज़मानत पर रिहा कर दिया, जिसके नतीजे में मुबैना तौर पर जस्टिस समदानी को फौरी तौर पर ओहदे से हटा दिया गया और सिर्फ 3 दिन बाद भुट्टो को दोबारा इसी केस में मार्शल लॉ के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था। इसी दौरान हाई कोर्ट में नए जज तैनात हुए और मौलवी मुश्ताक हुसैन को लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया गया, जिसका ताल्लुक जनरल ज़ियाउल हक के आबाई शहर जलंधर से था। केस का हतमी चालान 18 सितंबर को हाई कोर्ट में दाखिल करवाया गया, जिसके बाद केस का बाकायदा एक मुकम्मल ट्रायल शुरू होता है। ये मुल्क की अदालती तारीख का पाकिस्तानी मुल्क की अदालती तारीख का गालबन वाहिद केस है जिसमें हाई कोर्ट बज़ाते खुद ट्रायल कोर्ट बन चुकी थी। 2 मार्च 1978 को ट्रायल मुकम्मल हो जाता है और 18 मार्च को केस का फैसला भी सुना दिया जाता है, जिसमें हाई कोर्ट के 5 जजों ने अपने फैसले में करार दिया कि शवाहिद की मौजूदगी में यह बात साबित होती है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने डायरेक्टर जनरल फेडरल सिक्योरिटी फोर्स मसूद महमूद के साथ मिलकर अहमद रज़ा कसूरी को कत्ल करने की साजिश तैयार की थी और फेडरल सिक्योरिटी फोर्स के हमले के नतीजे में ही उनके वालिद मोहम्मद अहमद खान कसूरी मारे जा चुके थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इस केस में मौत की सज़ा सुनाई गई। हाई कोर्ट के फैसले के बाद मुल्ज़मान ने सुप्रीम कोर्ट में इसे चैलेंज किया। 7 में से 4 जजेस ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा, जबकि 3 ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इल्ज़ामात से बरी भी किया। सुप्रीम कोर्ट से अपील मुस्तरद होने के बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को 4 अप्रैल 1979 में तख्तदार पर लटका दिया गया। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की कहानी। मुझे यकीन है कि आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करते हुए अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, अपने आसपास लोगों का भी, अपने इस चैनल का, वतन अजीज़ पाकिस्तान का भी। अल्लाह हाफिज़।